हेलो बच्चों, एसी सर्किट्स के फर्स्ट पार्ट में हमने रेजिस्टेंस सर्किट, कैपेसिटर सर्किट और इंडक्टर कोइल सर्किट को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम यानी एसी सर्किट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सीआर सर्किट, एलआर और एलसीआर सर्किट को। तो इसमें हमने एक साथ बनाए हुए हैं। फर्स्ट चौथे नंबर पर ये सीआर सर्किट है, एलआर और एलसीआर। सीआर सर्किट में वोल्टेज एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा है, और यहाँ पर एल और आर को सीरीज में जोड़ रखा है, और यहाँ पर एल सी आर, इन तीनों एलिमेंट्स को ही हमने सीरीज में जोड़ रखा है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, जो पिछली वीडियो में बताया हमने। तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है करंट के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, क्लियर। तो इस सर्किट में हमें करंट भी कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है। तो करंट कैसे होगी, करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो लेकिन आर नहीं लेंगे हम यहाँ पर। आर एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है करंट के रास्ते की। कैपेसिटर भी एक रुकावट पैदा करता है। तो ये तो रेजिस्टेंस शो करता है, और कैपेसिटर रिएक्टेंट शो करता है। तो एक रिएक्टेंट और रेजिस्टेंस मिलके एक नई रुकावट बना देते हैं, जिसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इस सर्किट में हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले सर्किट की इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने फेजर डायग्राम बना लिया। ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और ये वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो फेजर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो वीसी और वीआर का रिजल्टेंट देख लेते हैं। ये आया, और डॉट 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 ये इसको पूरा कर लेंगे। तो ये नेट वी निकल के आया। तो इसको हम वी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर का अंडर रूट। वी आर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी सी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। आई को बाहर ले लें तो वो स्क्वायर हट जाएगा इसका, और वी के नीचे आके इस तरह से लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। और वी अपॉन आई को यहाँ पर ये नेट इम्पीडेंस है, जिसको हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा हमारा इसमें नेट इम्पीडेंस। ठीक है, जिसकी यूनिट ओम होगी इसकी भी। ठीक है, ओम इसकी यूनिट है। एक्स सी को हम 1/ओमेगा/c में लिख सकते हैं चेंज करके, 1/ओमेगा/c, और ओमेगा की जगह 2πf हम पुट कर सकते हैं, 2πfc। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जेड जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो हम पीक करंट निकाल सकते हैं V0/जेड से। ठीक है, ये V0 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, और जेड हमारे पास यहाँ आ गया। तो I0 इक्वल टू हो जाएगा V0/जेड। ठीक है, साथ ही इसमें हम जो नेट वोल्टेज आया करंट के रेस्पेक्ट में कितना फेज बना रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो tan phi का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें हम। tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan phi इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एंगल है ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी जो VC के बराबर है, और बेस हो जाएगा VR। VC की जगह IXC और VR की जगह IR। तो ये कैंसिल आउट हो गया। फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। XC को 1/ओमेगा/c भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम tan phi फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से cos phi अगर देखें तो cos phi हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस VR है और हाइपोटेनियस V। तो इसको सोल्व करके हम cos phi के अकॉर्डिंग भी phi को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम बिल्कुल LR सर्किट में भी करेंगे हम। तो LR सर्किट में ये VR की डायरेक्शन है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये VL की डायरेक्शन है। दोनों का ही हम रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड करेंगे V फेजर डायग्राम से। तो V हो जाएगा यहाँ पर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर का अंडर रूट। VR की जगह I स्क्वायर R स्क्वायर, सेम उसी की तरह I स्क्वायर XL स्क्वायर, और अंडर रूट यहाँ से I कॉमन आ गया,
और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, वी अपॉन आई जेड बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से हम यहाँ पर भी सेम इसी तरह से इम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से ये रिजल्टेंट फाई है ना, तो टेन फाई फाइंड कर लेंगे यहाँ से। टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी वी एल अपॉन ये बेस वी आर। तो वी एल की जगह आई एक्स एल और वी आर की जगह आई आर, आई से आई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये एल आर सर्किट का इम्पिडेंस और साथ में फेज डिफरेंस कितना होता है इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में, नेट वोल्टेज के बीच में। सेम इसी तरह से एल सी आर सर्किट में हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज है वो आई के साथ में होगा, वी सी लैग करेगी 90 डिग्री और वी एल लीड करेगा करंट को। तो वी सी और वी एल भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये माइनस हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, कुछ रिजल्टेंट यहाँ तक बच पाया। ठीक है, तो इनका भी इसी तरह से रिजल्टेंट फेजर बना लो। ये v हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट। वही वी एल की जगह आई एक्स एल और वी सी की जगह आई एक्स सी लिखेंगे, आई कॉमन आ जाएगा, वी आर की जगह आई आर स्क्वायर में है सभी, आई बाहर आ जाएगा कैलकुलेट जैसे हमने पहले किया है, एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर में, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और अंडर रूट वी। यहाँ से आई को अपॉन में ले लेंगे, जेड बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये एल सी आर सर्किट की इम्पिडेंस हमने फाइंड की, और एल सी आर सर्किट की इम्पिडेंस के साथ साथ हम आई नॉट वी नॉट की वैल्यू से इस सर्किट में इसमें पीक करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, इसमें हम टेन फाइव फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से टेन फाइव ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी ऊपर आ जाएगा और वी आर बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला यूज़ करके हम इसमें टेन फाइव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पे वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। वी एल की जगह आई एक्स एल, वी सी की जगह आई एक्स सी, आई कॉमन ले लेंगे, वी आर की प्लेस पे आई आर, आई से आर का आई कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाइव हो जाएगा वी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो लिख देंगे इसको टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। इस तरह से हम फेज डिफरेंस भी वी और आई के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी सर्किट अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस LCR सर्किट से रिलेटेड रेजोनेंस पर बनेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक सर्किट और रह गया, इसमें LC सर्किट। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। LC सर्किट, LC सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें केवल देखो इसको हम इसको चेंज करेंगे L और ये हो गया C। ठीक है, इसमें L के साथ साथ क्या जुड़ता है, कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो ऐसे सर्किट जिसमें L और C है ना, कोइल और कैपेसिटर ओनली यही एलिमेंट जुड़े हुए हों, तो उसे बोलते हैं हम LC सर्किट। ठीक है, तो LC सर्किट में रेजिस्टेंस तो इसमें है नहीं, तो वोल्टेज के करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो वोल्टेज C के अक्रॉस ये होगा और L के अक्रॉस वोल्टेज ये होगा। ठीक है, 90 डिग्री लीड करेगा करंट को ये। तो यहाँ पर नेट वोल्टेज वही हमें इम्पिडेंस फाइंड करनी है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, ये नेट वोल्टेज हो गया। हमने ये माना हुआ है कि VL ज़्यादा होगा, VC कम रह जाएगा। ठीक है, तो VL माइनस VC बराबर V, तो VL की जगह IXL माइनस IXC बराबर V, I कॉमन लेके V के नीचे चला जाएगा, Z बन जाएगा, Z हो गया XL माइनस XC। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये जो L और C हैं ये दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं, और जब ये दोनों एनर्जी स्टोर कर लेती हैं, यानी कोइल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में
इस एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। तो जब ये स्टोर कर लेती हैं तो उस कंडीशन में इनका सोर्स से नाता टूट जाता है, एल कोयल का भी और सी का भी, क्योंकि दोनों ने अपनी जितनी एनर्जी इनको लेनी थी सोर्स से ले लेती हैं और उसके बाद उस एनर्जी को स्टोर कर लेती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एल और सी दोनों आपस में ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम एल सी ऑसिलेशन कहते हैं। ये कब होगा, जब इन दोनों के बीच में इम्पीडेंस नहीं होगी क्योंकि जब इम्पीडेंस होगी एल और सी के बीच में तो होगा क्या कि एनर्जी जो होगी इनकी, जो इन्होंने जो स्टोर की है, और ये उस एनर्जी को एक दूसरे को देंगे, एल सी को देगा, सी एल को देगा, तो ऑसिलेशन होगा इनके बीच में। और अगर इम्पीडेंस है तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और वो ऑसिलेशन समाप्त हो जाएंगे। तो दोनों ही जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं अपनी अपनी एनर्जी को स्टोर करती हैं और एक दूसरे में ट्रांसफ़र के कंडीशन में ये एक ऑसिलेशन यहाँ पर सेटअप हो जाते हैं, जिन्हें एल सी ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब इनमें इम्पीडेंस जीरो हो, जेड जीरो हो। तो जेड जीरो होने के लिए एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर जीरो जब करेंगे हम, तो हमें मिलेगा एक रिजल्ट एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हमें मिल जाएगा तो ये जेड जीरो मानेंगे हम, फिर सर्किट में मानेंगे नहीं, मतलब जेड जीरो ही हो जाएगी। ये एक आइडियल कंडीशन है, जेड कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो जाएंगे, जेड जीरो हो जाएगा और ये ऑसिलेट करने लगेंगे, ऑसिलेशन यहाँ सेटअप हो जाएंगे। एक्स एल की जगह ओमेगा एल लिख दें और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LC का अंडर रूट। ओमेगा की जगह 2πf लिख देंगे तो 2πf हो जाएगा 1/LC का अंडर रूट और 2π इधर चला जाएगा 2π। तो ये जो ऑसिलेशन होंगे रेजोनेंस ठीक है, रेजोनेंस ये फ्रिक्वेंसी जो होगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, ठीक। यहाँ पर रेजोनेंस हो गया, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेशन सेटअप हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस ओमेगा को बोलेंगे रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एफ आर होगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है एफ आर 1/2π√LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगली वीडियो में LCR सर्किट में हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। पहले सीरीज रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस पढ़ेंगे और उसमें L और C के बीच में ऑसिलेशन कैसे होगा उसको हम आगे इससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।